हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 2 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव प्रिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आज पेपर 1 के ये कुछ टॉपिक्स हैं और पेपर 2 के ये कुछ टॉपिक्स, फिर पेपर 3 के ये टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। इसके अलावा सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। इस पेपर 1 की जो पहली न्यूज है इस पे बात हो रही है द भगत सिंह जी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट एंड आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी हैं, आप सभी लोग इनसे वाकिफ हैं, तो इनसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अभी ये टॉपिक इनका न्यूज में इसलिए है क्योंकि 113th बर्थ एनिवर्सरी इनकी 28 सितंबर 2020 को सेलिब्रेट की गई थी। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और इनिशियल लेवल पर ये गांधी जी को सपोर्ट किया करते थे, उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया करते थे। बट फिर चौरी चौरा इंसिडेंट्स के दौरान जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ किया था तो उसके बाद इन्होंने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर रुख लिया था, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की ओर जो है ये चल पड़े थे, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि कंजर्वेटिव अप्रोच से कुछ नहीं होगा, रेवोल्यूशनरी अप्रोच जो है वो अपनानी पड़ेगी देश की आजादी के लिए, ब्रिटिशर से छुटकारा पाने के लिए। बट हालांकि इनके लिए जो आजादी जो थी ना वो सिर्फ ब्रिटिशर्स तक सीमित नहीं थी कि ब्रिटिशर्स को यहां से हटाना है, भगाना है, राइट। इसके अलावा और भी ब्रॉड डेफिनेशन थी इनकी आजादी की, फ्रीडम की, तो उसके बारे में भी अभी आगे चल के अपन चर्चा करेंगे जो कि आप मेंस में उपयोग करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, प्रीलिम्स में कभी कभी आ जाता है कि किस किस एसोसिएशन से ये एसोसिएटेड थे, किस किस एसोसिएशन के ये मेंबर थे। तो याद रखिएगा 1924 में कानपुर के अंदर इन्होंने मेंबरशिप हासिल करी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ये शुरू किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा, तो उस समय ये मेंबर बन गए थे इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, याद रखिएगा। फिर 1925 में ये लाहौर वापस आए। लाहौर आने के बाद इन्होंने अपने साथियों के साथ, कलीग्स के साथ मिलकर एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी जिसको हम लोग नौजवान भारत सभा के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा की शुरुआत की गई थी भगत सिंह जी के द्वारा। 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जो है ये जुड़े थे। साथ ही साथ सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जी भी इनके साथ जुड़े थे, और भी काफी सारे इनके सहयोगी थे, यानी कि कलीग्स वगैरह थे इनके साथ, राइट। इसके अलावा भगत सिंह जी और सुखदेव जी ने मिलकर लाहौर स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइज किया था, तो यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कौन सी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी जिसमें ये इन्वॉल्व थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में ये शामिल थे, तो याद रखिएगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो हम लोग को देखने को मिला था। इसके अलावा 1929 का सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस, सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था, राइट। इसके अलावा भगत सिंह जी के एग्जीक्यूशन की बात करें, इनको जो फांसी की सजा सुनाई गई थी तो वो किस केस में सुनाई गई थी? सौंडर हत्याकांड में, तो ये सुनाया गया था इनको फांसी की सजा। इनके साथ राजगुरु सुखदेव जी को भी सुनाई गई थी, और भी कुछ लोग यहां पर शामिल थे, राइट। और इसके अलावा इनको फांसी की सजा होनी थी 24 मार्च 1931 को, बट इससे एक दिन पहले ही लाहौर की जेल में इनको फांसी हो गई। और 23 मार्च को मार्टियर्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, शहीद दिवस, या फिर इसको सर्वोदय दिवस भी जो है वो कहा जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि शहीद दिवस, मार्टियर डे जो है, ये 23 मार्च के अलावा कौन सी और डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, और आज का दिन जो है वो उन्हीं से रिलेटेड है, राइट। आज का प्रेजेंट डे जो है, आज जो तारीख है वो उन्हीं से रिलेटेड है। तो हिंट दे दी है आपको इसका आंसर मिल गया होगा। फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बता दीजिए कि शहीद दिवस जो है वो और किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है और किनको याद करते हुए किया जाता है। यहां पर 23 मार्च को भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को याद करते हुए ऑब्जर्व किया जाता है शहीद दिवस। इसके अलावा और कब ऑब्जर्व किया जाता है और किनको याद करते हुए किया जाता है, जल्दी से बताइए नीचे लिखकर कमेंट बॉक्स पे। इसके अलावा मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इनके लिए जो आजादी है उसकी डेफिनेशन क्या है,
तो इनके लिए आजादी सिर्फ सीमित नहीं थी ब्रिटिशर्स जो है वो भाग जाएं, उन तक नहीं थी कि ब्रिटिशर्स जो है वो चले जाए इंडिया से, तो वो आजादी नहीं थी इनके लिए, सिर्फ उस तक सीमित नहीं थी। इनकी आजादी की जो डेफिनेशन थी वो काफी ब्रॉड थी। ये चाहते थे इंडिया को गरीबी से आजादी मिल जाए, इंडिया को अनटचेबिलिटी से आजादी मिल जाए, कम्युनल स्ट्राइव से आजादी मिल जाए, राइट, आजादी मिल जाए हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, हर प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन से। तो ये ब्रॉड थी इनकी डेफिनेशन आजादी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में आप उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो ये था पूरा ओरल टॉपिक इनसे रिलेटेड। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हालांकि ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो इनके बारे में, तो बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ये डायरेक्टली सिविल सर्विसेज में पूछ लिए जाते हैं इनसे रिलेटेड, हमारे रेवोल्यूशनरी से रिलेटेड, राइट। अब पेपर 1 से रिलेटेड आज सिर्फ एक ही टॉपिक था। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया और डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एग्री हो गए हैं। दोनों कंट्रीज अपने बीच में रिलेशन जो है वो और भी ज्यादा एनहेंस करेंगी, बढ़ाएंगी। तो मेरा भी आपसे टास्क है, फटाक से खड़े होइए और दीवार के सामने जाइए जहां पर आपका बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा होगा, वहां पर जाकर डेनमार्क की लोकेशन पर अपनी उंगली लगाइए और वापस आ जाइए, टच करके आइए, जाइए डेनमार्क की लोकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैप की प्रैक्टिस भी करते रहना। मैं कई बार मैप्स आपको यहां पर शो करता हूं, और कई बार मैं चाहता हूं कि आप जाकर अपने घर में दीवार में जो आपका मैप लगा हुआ, अगर नहीं लगा है तो आज ही खरीद के लगा लेना या कल लगा लेना, पर लगा जरूर लेना 1-2 दिन के अंदर। तो वहां पे जाके आप टच करके आओ, जाओ डेनमार्क को, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये। अब यहां पर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या है ये आपको समझना है। तो दोनों कंट्री ने मिलकर फोकस किया है कि ये पॉलिटिकल कॉपरेशन करेंगे, आपस में राजनीतिक सहयोग करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप को एक्सपेंड करेंगे, ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करेंगे, यानी कि ग्रोथ जो होनी चाहिए वो सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए, राइट, इस पर फोकस किया जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे साथ में मिलकर, और टारगेट करेंगे और दूसरी कंट्रीज भी जो है, यानी कि जब भी ये फोरम में एक साथ बैठेंगे इंटरनेशनल फोरम्स में, तो दूसरी कंट्री को भी मोटिवेट करेंगे कि पेरिस क्लाइमेट जो है उसको सभी उसको इंप्लीमेंट करें, सभी कंट्रीज, और प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करें, राइट। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है ना। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि टोटल 17 गोल्स हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है, तो इसके इंप्लीमेंटेशन पर भी ये दोनों मिलकर काम भी करेंगे साथ ही साथ, और दूसरी कंट्रीज को भी मोटिवेट करेंगे, प्रमोट करेंगे कि दूसरी कंट्रीज भी जो है इस पर फोकस करें, काम करें, राइट। जॉब्स क्रिएशन पर काम किया जाएगा। दोनों आपस में मिलकर ये भी टारगेट करेंगे जो ग्लोबल चैलेंजेस आज की डेट में हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर मिलकर भी ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये था बस, इसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इंडिया और डेनमार्क के बीच में ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। कभी कभी डायरेक्टली स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये फलाना एग्रीमेंट पार्टनरशिप जो है वो किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई है, तो डेनमार्क याद रखना, इंडिया और डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बताया जा रहा है, श्रीलंका ने बैन कर दिया है कैटल स्लॉटर को। अब कैटल स्लॉटर जो है वो श्रीलंका के अंदर नहीं होगा, यहां पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है इसके ऊपर, कैटल स्लॉटर के ऊपर। और बट हालांकि इन्होंने कहा है कि यहां पर जो लोग बीफ खाते हैं, गौमांस खाते हैं, तो वो बीफ जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा, बट यहां पर कैटल स्लॉटरिंग जो है वो नहीं होगी। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैटल स्लॉटर को श्रीलंका ने क्यों बैन किया है, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहां पर हम लोग को ज्यादा पॉपुलेशन बुद्धिस्ट और हिंदूज की देखने को मिलती है, बट हालांकि अच्छी खासी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, 10% के आसपास पॉपुलेशन है, 9.66% है, बट फिर भी इनके लिए जो है इंपोर्ट कराने की बात की है, बट मेजोरिटी जो है वो बुद्धिस्ट है, राइट। तो याद रखना, श्रीलंका बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, और यहाँ पर 70.10% बुद्धिस्ट हम लोग को नजर आते हैं, और इसीलिए ये अगर हम लोग इनके पॉपुलेशन की बात करें तो इसको देखते हुए यहाँ पर इन्होंने इसलिए जो है उसको बैन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे का कोई और लॉजिक नहीं है, सिंपली बस यहाँ पर ये है कि ये फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर काउ स्लॉटरिंग, कैटल स्लॉटरिंग जो है वो ना हो, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए बस सिंपली, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किस देश ने अभी रिसेंट पास में कैटल स्लॉटरिंग को जो है वो बैन किया है, तो श्रीलंका आपको पता होना चाहिए। स्टेट सिविल सर्विस में अक्सर ऐसे फैक्चुअल आ जाते हैं, राइट, बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड हैव एन आइडिया कि किस कंट्री में कितनी पर्टिकुलर, स्पेशली अपनी नेबरिंग कंट्री की उतनी एथनिक पॉपुलेशन जो है वो किस प्रकार की है, तो बुद्धिस्ट यहाँ पर मेजोरिटी में हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये आइडिया रखेगा थोड़ा सा, राइट। अब बात हो रही है गंगा अवलोकन के बारे में। क्वेश्चन अगर ये आता है तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये गंगा म्यूजियम हम लोग को चंदी घाट में देखने को मिल रहा है। चंदी घाट कहां पर है, हरिद्वार उत्तराखंड में ये चंदी घाट हम लोग को देखने को मिलती है। पहला ऐसा म्यूजियम रिवर पर लोकेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, रिवर पर ये म्यूजियम जो है वो तैयार किया गया है, बनाया गया है। ये गंगा नदी के बारे में सिटीजन्स को, जनता को जो है वो वेरियस चीजों से अवगत कराएगा कि सरकार के क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं गंगा कंजर्वेशन को लेकर, और गंगा नदी को कंजर्व करने की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगा लोगों को, जनता को। गंगा नदी के पास्ट के बारे में बताएगा, गंगा नदी से जुड़ी हुई जो वेरियस
हिस्टोरिकल कथाएं हम लोग को देखने को मिलती है, या वेरियस जो ट्रेडिशनल कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा जो बायोडायवर्सिटी है गंगा नदी से जुड़ी हुई, इसके अलावा रेजुविनेशन के जो एफर्ट्स हैं, जो सरकार फोकस कर रही है कि किस प्रकार से आज की डेट में जो पोल्यूशन हम लोग को गंगा नदी में देखने को मिल रहा है, तो उस पोल्यूशन फ्री गंगा को बनाने के लिए सरकार की क्या क्या एफर्ट्स हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी देगा ये, राइट। और यहाँ पर मूरल्स पेंटिंग वगैरह हम लोग को देखने को मिलेगी, और भी काफी कुछ चीजें जैसे कि क्लॉक टावर, साथ ही साथ मनसा देवी मंदिर, और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर इस म्यूजियम के आसपास हम लोग को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये था एक टॉपिक जिसके बारे में आपको स्पेशली लोकेशन पता होनी चाहिए, और ये चीज पता होनी चाहिए गंगा अवलोकन क्या है, क्योंकि डायरेक्टली सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपसे प्रीलिम्स में। तो आपको पता होना चाहिए पहला म्यूजियम हम लोग को देखने को मिल रहा है गंगा नदी के ऊपर बेस्ड ये म्यूजियम है, और चंदी घाट पर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका भी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मेन एम यही है कि शोकेस करना गंगा नदी से जुड़े हुए कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, बायोडायवर्सिटीज, रेजुविनेशन एक्टिविटीज की सरकार किस प्रकार की कदम उठा रही है गंगा नदी को रेजुविनेट करने के लिए, राइट, पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए। अब ये नमामि गंगे प्रोग्राम की भी हम लोग लगे हाथ बात करते हैं, क्योंकि इसी समय पे ये जो चीज हमने देखने को मिली कि ये म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, उसी समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर, 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का। तो ये उत्तराखंड में किया गया है, और सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो उत्तराखंड की है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है पिछले 6 सालों में गंगा नमामि गंगे मिशन के तहत। तो ये चीज भी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी मेंस में ऐसी चीज आप उपयोग कर सकें, क्योंकि ये सब ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो बनते हैं घुमा फिरा के, राइट। वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया आपका, तो आप उसमें नमामि गंगे प्रोग्राम को एसोसिएट करके एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। तो याद रखिएगा पिछले 6 सालों में जब से ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, मिशन देखने को मिल रहा है, तब से लेकर अभी तक 4 गुना ज्यादा हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर दी है। जो सीवेज वगैरह जो होते हैं ना, तो उसको ट्रीट करने की कैपेसिटी हमने बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है। 130 से ज्यादा नालियां वगैरह जो खुली हुई थी गंगा नदी में हम लोग को देखने को मिलती थी, उनको बंद कर दिया है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंडर, मेरे ख्याल से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलो, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग को और क्या चीज देखने को मिलती है, तो 30,000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है वो अभी तक इसमें लगाए जा चुके हैं, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं और चल भी रहे हैं फिलहाल काफी सारे प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट जो है ये भी फोकस कर रहे हैं मिशन डॉल्फिन के ऊपर, जो कि इसी साल 15 अगस्त को भी अनाउंस किया गया था कि हमें अपनी डॉल्फिन जो है उसको कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। इसके अलावा और क्या चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, एक 100 डे का कैंपेन जो कि अभी 2 अक्टूबर से शुरू होगा। ये टारगेट करेगा कि वाटर कनेक्शन जो है, पीने के पानी की जो लाइन है, पाइपलाइन, वो सभी स्कूल्स और सभी आंगनवाड़ी में हमारी कंट्री के अंदर जो है वो लग जाए, राइट। कि जैसे कि पानी की समस्या, पानी वाटर सप्लाई से रिलेटेड समस्या जो है वो ना हो, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली। और यहां पर बताया गया कि 1 लाख से ज्यादा आज की रेट में हम लोग को ऐसे घर देखने को मिल रहे हैं जहां पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई या फिर जो पानी का कनेक्शन जो है वो अवेलेबल करा दिया जा चुका है, और ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया 2 करोड़ लोगों को मात्र 1 साल के अंदर। ये चीज भी यहां पर बताई गई। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार जो है ये ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करा रही है 50,000 फैमिलीज को कोरोना के समय पे। तो कोरोना के समय पर ही उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ये इस प्रकार के भी इनिशिएटिव लिए हैं, तो जिसका एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं, यहां पर थ्योरी में हम लोग को न्यूज में क्या चीज देखने को मिल रही है। तो उद्घाटन हुआ है 6 मेगा प्रोजेक्ट का उत्तराखंड के अंदर नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर। तो इसमें 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, और उसका उद्घाटन किया गया है हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती और बद्रीनाथ में। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया। नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत संरक्षण मिशन है, यानी कि काफी सारे इसमें मिशन जो है वो इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर अप्रूव किया गया था जून 2014 में। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो गंगा नदी को पोल्यूशन फ्री बनाना है, दूसरा गंगा नदी का संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है और रेजुविनेट करना है, यानी कि पहले की तरह कर लेना, जैसे गंगा नदी थी तो उसको उसी लेवल पर वापस लेकर आना है हम लोग को, राइट। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये मिशन है, ये प्रोग्राम है, ये ऑपरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। तो मिनिस्ट्री का भी नाम आपको पता होना चाहिए। इंप्लीमेंट कौन करता है इस प्रोग्राम को, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाता है। और स्टेट के भी इसी प्रकार के मिशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स। और नेशनल मिशन फॉर
क्लीन गंगा जो है ये बेसिकली नेशनल गंगा काउंसिल की इंप्लीमेंटेशन विंग हम लोग को देखने को मिलती है। नेशनल गंगा काउंसिल की बात करें तो ये सेटअप की गई थी 2016 में। इसने रिप्लेस किया है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को, NRGBA को। और नेशनल गंगा काउंसिल जो है ये रिवर गंगा रेजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज ऑर्डर 2016 के अंडर तैयार की गई थी, सेटअप की गई थी, राइट। और इसको हेड करते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। इसके जो प्रोजेक्ट्स हम लोग को नमामि गंगे प्रोग्राम के देखने को मिलते हैं उस पर 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और सेंट्रली फंडेड ये हम लोग को एलोकेशन इसका देखने को मिलता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देती है इस पर, इन प्रोजेक्ट के लिए। और लगभग 288 प्रोजेक्ट्स हैं। और ये जो पैसा आता है ये नॉन लैप्सेबल कॉर्पस होता है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लो। तो देखिए गाइस, यहां पर जो पैसा जितना एलोकेट किया गया है उतना पैसा एक साल के अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में लगाना है। ये पैसा जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो उसको नॉन लैप्सेबल कॉर्पस कहा जाता है, राइट। और ये इसलिए भी किया गया कि अथॉरिटी जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर प्रोजेक्ट्स पर काम करें और जो पैसा जो बजट एलोकेट किया गया है वो पूरा का पूरा यूज करने पर फोकस करें, राइट। अब देखिए मेन पिलर्स क्या क्या है नमामि गंगे प्रोग्राम के, तो याद रखिएगा सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है, सीवेज ट्रीटमेंट पर काम करना है, रिवर सरफेस क्लीन करना है, जो नदी का जो सरफेस है उसको क्लीन करना है, पेड़ वगैरह लगाने, एफॉरेस्टेशन वगैरह, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग करनी है, यानी कि इंडस्ट्री से जो पानी वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, कहीं अनट्रीटेड वाटर तो नहीं गंगा नदी में फेंका जा रहा है, आपको पता होगा डिस्पोज करती है ना इंडस्ट्रीज वगैरह, गंदा पानी इंडस्ट्री से जो निकलता है, तो वो ऐसा गंदा पानी कहीं इंडस्ट्री जो है वो गंगा नदी में डिस्पोज तो नहीं कर रही है बिना उसको ट्रीट किया, तो उस पर भी फोकस किया जाता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग की जाती है, राइट। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी पर फोकस किया जाता है, पब्लिक अवेयरनेस और गंगा ग्राम। तो ये कुछ इसके पिलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के, तो उसका एक अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है न्यू डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के बारे में। तो देखो 2016 में एक हम लोग को देखने को मिला था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर आई थी, इसको रिप्लेस करके एक नई पॉलिसी अब आ गई है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, ठीक है। तो याद रखना ये ऐसी पॉलिसीज होती हैं, ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो किसके ऊपर फोकस करते हैं कि हम लोग जब भी कोई भी वेपन को परचेस करेंगे या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्स में इंडक्ट करने के लिए, यानी कि शामिल करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्स में कोई भी वेपन हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, तो उस प्रोडक्ट को इंडक्ट करने के लिए, शामिल करने के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो चीज यहां पर बताई जाती है। तो 2016 में जो आई थी उसको हटा दिया गया है, अब ये नई हम लोग को डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको याद आ रहा होगा कल हमने बात करी थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का क्या रोल होता है, क्या काम होता है कि बिना उनके अप्रूवल के कोई भी प्रोडक्ट इंडियन आर्म्ड फोर्स में शामिल नहीं होता है, तो वो चीज हमने देखी थी, है ना। और अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो शामिल होगा तो उस प्रोडक्ट को शामिल करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया जो है या क्या क्या प्रोसीजर जो है वो देखे जाएंगे उस प्रोडक्ट को शामिल करने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको खरीदने से रिलेटेड, उनको मतलब प्रोक्योर करने से रिलेटेड ये प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और नई पॉलिसी जो है वो रिप्लेस करेगी 2016 के प्रोसीजर को, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। नई पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज तो रिजर्वेशन इंडिजीनियस फर्म्स के लिए। हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज में इस बारे में ही चर्चा करी थी कि हमारी कंट्री के अंदर ही हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में हम लोग प्रोडक्ट्स को डेवलप करें, मैन्युफैक्चर करें। इसमें डिफेंस प्रोडक्ट भी शामिल थे। तो वैसे ही यहां पर फोकस किया कि हम लोग जिस भी पर्टिकुलर कंपनी से माल परचेज करेंगे वो कंपनी जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, राइट। यानी कि उस कंपनी का जो मालिक होना चाहिए वो एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, उस कंपनी के अंदर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कंपनी का 51 से ज्यादा शेयर होना चाहिए, राइट। इस पर यहां पर फोकस किया जा रहा है, राइट। जब भी हम लोग कोई भी डिफेंस प्रोडक्ट को किसी कंपनी से, इंडियन कंपनी से अगर परचेज करेंगे तो यहां पर एफडीआई वाला क्लॉज भी देखना पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि इस पॉलिसी ने डिफाइन करी है। दूसरी चीज देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये येलो वाली जो है, येलो नहीं इसको ग्रीन कर देते हैं, चलो ये ग्रीन वाली जो है ये इंडियन कंपनी है और रेड वाली मान लेते हैं यूएसए की कंपनी है, ठीक है। कभी कभी बताओ क्या होता है
कि जैसे ये कंपनी है, इन दोनों के बीच में, ये यूएसए की कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट क्या हुआ कि यहां पर यूएसए में ये जो कंपनी है ये हेलीकॉप्टर बनाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर भेज देगी इस कंपनी के पास, बट ये हेलीकॉप्टर किसका कहलाएगा, ये इसी कंपनी का कहलाएगा हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये इस कंपनी का जो है वो हेलीकॉप्टर नहीं कहलाएगा, ये इसी कंपनी का कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों कंपनीज के बीच में आपस में एग्रीमेंट हुए हैं पहले से, राइट। क्योंकि ये यहां पर यूएसए में जो कंपनी है ये इसके लिए, इंडियन कंपनी के लिए जो है वो काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इंडियन कंपनी के लिए, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है ये यहां पर पैसा भेज देगी ये इंडियन कंपनी। बट ये जो प्रोडक्ट जो बनाएगी ये कंपनी, उस पर पूरी रॉयल्टी, पूरा हक जो है और पूरा नाम जो है इस प्रोडक्ट का, वो किसका होगा, इंडियन कंपनी का होगा। जैसे कि और इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि एप्पल्स के फोन होते हैं, आप जानते हैं कि एप्पल का फोन जो है वो यूएसए का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अब ये जो एप्पल के फोन है ये इंडिया में भी बनते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी होती है, बट नाम किसका होता है उस फोन का, उस कंपनी का, पेरेंट कंपनी का, राइट, जिसके पास ये प्रोडक्ट को बेचने की रॉयल्टी है, या फिर नाम इसका हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, मतलब पूरा अधिकार है, तो अथॉरिटी है, राइट। तो ऐसी चीज आप लोग को पता होगी। तो वैसे ही यहां पर इस केस में भी होता है कि कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि फॉरेन लैंड पर प्रोडक्ट को बना लेती हैं, उसके बाद इंपोर्ट कराती है, इंपोर्ट कराकर ठप्पा लगाकर कि ये मतलब इंडियन की ही कंपनी है ये, तो वो लगाकर दे देती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इंडिया का ही है, बट ये प्रोडक्ट बना कहां है, बाहर बना है, फॉरेन लैंड में बना है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए भी यहां पर एक क्लॉज है। यहां पर कहा गया कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, जैसे ये हेलीकॉप्टर है, अगर ये हेलीकॉप्टर फॉरेन लैंड में बना तो यहां पर यह सुनिश्चित करना है कि इस हेलीकॉप्टर का 50%, इस हेलीकॉप्टर की जो पूरी वैल्यू है वो इंडिया से ही बनाई गई हो, यानी कि इसकी जो 50% जो लागत है वो इंडिया में ही इन्वेस्ट की गई हो और इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन हो। तो इससे फायदा बताऊं क्या होगा, यहां पर वेंडर्स के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी कि वेंडर जो है वो रेदर देन डायरेक्टली इंपोर्ट कराने की जगह वो मतलब पूरा का पूरा 100% प्रोडक्ट वो कुछ जो है वो इंपोर्ट कराएंगे और फिर कुछ उनको इंडिया में बनाना होगा। इससे फायदा दूसरा ये भी होगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को नौकरी मिलेगी, जॉब्स मिलेगी, और इंडिया में जब वो प्रोडक्ट होगा, जब लोगों को जॉब्स मिलेगी तो हमारी जीडीपी भी जो है वो इंप्रूव होगी, आगे बढ़ेगी, उसमें भी ग्रोथ हम लोग को नजर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक को समझना है। इसमें सिर्फ आपको सीमित डिफेंस के प्रोडक्ट पर नहीं रहना है, आपको इकोनॉमी से भी जोड़ते हुए, एम्प्लॉयमेंट से भी जोड़ते हुए लिंक्स अपनी क्रिएट करने की क्या प्लान है सरकार का, और यही होती है एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज की तैयारी, राइट। तो होपफुली आपको जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ, वो समझ में आया होगा, राइट। अब इसको हटा देते हैं अपन ये तीनों चीजों को, तो ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपको। तो यहां पर यही फोकस किया गया कि एटलीस्ट 50% ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होना चाहिए फॉरेन परचेज का, जो बाहर से परचेज किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो वो इंडिया में ही बिल्ड हो, राइट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू। भले ही आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा लो, दूसरी जो फॉरेन लैंड में जो कंपनी मौजूद है उनकी आप टेक्नोलॉजी यूज करो, उनकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए आप उनको रॉयल्टी दे सकते हो, जो भी कर सकते हो, वो कंपनी के ऊपर है कि उसको जो करना है करे। बट यहां पर पॉलिसी ने ये चीज इंश्योर करने के लिए कहा है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी आधी लागत, आधी कॉस्ट इंडिया में बननी चाहिए, राइट। तो ये चीज है। अब इससे यही होगा कि फॉरेनर जो है वो डायरेक्टली रेडीमेड प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करा नहीं पाएंगे और उस पर इंडिया का ठप्पा लगा के दे नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एप्पल वाला एग्जांपल समझाया था ना अभी, कि भाई अब इंडिया में जो एप्पल्स के फोन बन रहे हैं, अब वो उस पर तो ये तो नहीं होगा ना कि ये फोन जो है मतलब उस पर अपन नाम चेंज तो करेंगे नहीं, वो तो एप्पल ही रहेगा, एप्पल का ही प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। तो वैसे ये कंपनी इस प्रकार का भी एग्रीमेंट कर लेती थी कि फॉरेन लैंड से वो प्रोडक्ट को बनवा के इंडिया में ले आती थी और बोलती थी कि ये तो हमारा ही प्रोडक्ट है, क्योंकि लीगली तो प्रोडक्ट उन्हीं का ही है ना, बट बना कहां है, बाहर बना है। अब बाहर बना है तो बाहर के लोगों को नौकरी मिल रही है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बाहर की कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है, एनहांस हो रही है, हमारी कंट्री में तो नहीं हो रहा ना ऐसा। तो यहां पर इसको भी ध्यान में रखते हुए ये चीज की गई है। समझ पा रहे हो बात, कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसको कितना डीपली आपको अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट्स क्लियर करना। आई नो कि मैं इस पे थोड़ा समय ले रहा हूं आप लोगों का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिमाग में पूरी चीज जो है वो आपको घुसानी है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ग्रेटर इंडिजनाइजेशन कंटेंट पर फोकस किया, वही चीज जो मैंने भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, बताया, राइट। यहां पर मेजर भी किया गया इंडिजीनियस कंटेंट के ऊपर कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो इंडिया का है कि नहीं है। तो वही चीज मैंने आपको बताई, कॉस्ट के ऊपर पूरा खेल होगा कि जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उसमें हम लोग को मतलब जो
टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में से टैक्सेस को हटाना है, ड्यूटीज को हटाना है, और उसके बाद जो लागत बचती है एग्जैक्टली क्योंकि देखो अगर प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराना है तो उस पर कस्टम ड्यूटीज लग जाएंगी, टैक्सेस वगैरह लग जाएंगे। वो सब हटाने के बाद जो प्रोडक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर फोकस किया जाएगा कि उसका जो है वो ये 50% होना चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से इंडिजीनियस कंटेंट की वैल्यू जो है वो मेजर की जाएगी। जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो है ना उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो इस तरीके से मेजर करनी है। तो ये भी चीज यहां पर पॉलिसी में बताई गई है। इसके अलावा इंपोर्ट एम्बार्गो लिस्ट, एम्बार्गो का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब भी सरकार कोई प्रोडक्ट को बैन कर देती है कि हमें उसको इंपोर्ट नहीं कराना है, दैट इज कॉल्ड एम्बार्गो। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने बात भी करी थी पिछले महीने की 101 आइटम सरकार ने बोल दिया था कि वो बाहर से हम लोग इंपोर्ट नहीं कराएंगे, उसको इंडिया में ही बनाना है। तो ये वाली चीज भी सरकार ने प्रोवाइड करा के रखी हुई है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको बिल्कुल भी आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं कराना है, ना उसका कोई आप बाहर से इक्विपमेंट इंपोर्ट कराओगे, पूरा का पूरा वो प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में ही बनना चाहिए। ऐसी 101 प्रोडक्ट्स की लिस्ट सरकार ने अभी तक दे दी है। आने वाले समय में और भी ये लिस्ट जो है वो बढ़ने वाली है। राइट, इसके अलावा अच्छा यहां पर ऑफसेट लायबिलिटी के क्लॉज को भी हटा दिया गया है। यहां पर कहा गया कि अगर डील इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के थ्रू होती है, यानी कि सरकार के बीच में होती है, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, या फिर गवर्नमेंट टू सिंगल वेंडर, यानी कि एक सरकार एक सिंगल वेंडर के थ्रू, यानी कि एक सिंगल विक्रेता के थ्रू अगर एग्रीमेंट करती है, तो देखो अगर ऑफसेट लायबिलिटी होती है ना उस एग्रीमेंट के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है ऑफसेट लायबिलिटी का कि ये जो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका कुछ हिस्सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ हिस्सा फॉरेनर्स जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन कंपनीज यहां पर आकर इन्वेस्ट कर सकेगी। इसको ऐसे समझो, ये हम लोग को एक कंट्री की गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, ये दूसरी कंट्री देखने को मिल रही है, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो ये हमारी कंट्री है, यानी कि सरकार है, और ये एक वेंडर है, राइट, यानी कि एक विक्रेता हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि प्रोडक्ट बनाएगा और मैन्युफैक्चर करेगा और फिर हमें हमारी सरकार को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब इनके बीच में जब ये एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में अगर ऑफसेट लायबिलिटी होती है ना, तो वो एग्रीमेंट ये भी कहता है कि एक फॉरेन कंपनी भी जो है वो अपना कुछ हिस्सा, कुछ शेयर जो है वो यहां पर इन्वेस्ट कर सकेगी इस पूरी डील में। बट यहां पर वही चीज मना करती है, क्योंकि देखो हम लोग को मेन फोकस किस पे रखना है कि हमारी कंट्री के अंदर ही पूरा प्रोडक्ट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, इस पर हम लोग को मेन फोकस रखना है। और अगर ऑफसेट लायबिलिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पर्पस जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर पैसा जो लगेगा वो किसका लगेगा, फॉरेन कंपनी का लगेगा। और फिर जो फॉरेन कंपनी जो मैन्युफैक्चर करेगी प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टमेंट करके, फिर जो प्रॉफिट निकलेगा वो उनके पास चला जाएगा। तो इस पर भी हम लोग को थोड़ी सी रोक लगानी है। हम लोग को टारगेट यही करना है कि पूरा प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में ही तैयार हो, उस प्रोडक्ट जब तैयार होगा तो उसका पूरा फायदा जो है वो इंडियंस को ही मिले। राइट, तो ये चीज है, इस पर भी यहां पर टारगेट किया गया। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग इस चीज को कंक्लूड करें तो मेन फोकस इज इंडिजिनाइजेशन। अभी तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लोगों की जॉब्स चली गई, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारी इकोनॉमी की हालत खस्ता हो गई है। राइट, तो उसको हम लोग को दोबारा से रिवाइव करना है, अच्छा करना है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। होपफुली आपको हर एक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था समझने वाला बेसिकली, क्योंकि देखो रीड तो हर कोई कर लेगा, बट रीड करने के बाद जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी बातें। अब ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनएसओ ने पहली बार टाइम यूज सर्वे जो है वो लेकर आई है, यानी कि यहां पर एनएसओ ये बताएगी कि एक इंडियन पूरे अपने 24 घंटे में मेल और फीमेल अलग अलग की यहां पर स्लैब हम लोग को नजर आ रहा है कि एक इंसान पूरे अपने 24 घंटे में किस किस जगह पर टाइम खर्च करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस पर हम लोग थोड़ी स्टडी करते हैं। तो पहला जो ये चार्ट है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेल जो है और फीमेल की अगर हम लोग बात करें, मतलब मोर और लेस इक्वली हम लोग को देखने को मिल रहा है जो सेल्फ केयर में और मेंटेनेंस में खर्चा करते हैं, यानी कि अपने ऊपर जो खर्चा करते हैं टाइम सेल्फ केयर में और मेंटेनेंस में। राइट, तो ये इक्वली मोर और लेस मेल और फीमेल जो है वो दोनों का टाइम जो है वो बराबर ही हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, इसके अलावा सोशल प्रैक्टिसेस की अगर हम लोग बात करें, लोगों से मिलना जुलना और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गई, लेजर वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो खर्च करते हैं मेल्स फीमेल्स के कंपैरिजन में। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज की बात करें, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा जनरेट होता है, रेवेन्यू मिलता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मेल जो है वो ज्यादा समय अपना बिताते हैं और फीमेल जो है वो अपना पूरे 24 घंटे का कम टाइम जो है वो बिताती हैं। राइट, ऐसी एक्टिविटीज में जिनसे उनको पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। इसके अलावा लर्निंग की अगर बात करें, सीखने की, तो यहां पर मेल्स भी थोड़ा सा ज्यादा हम लोग को फीमेल्स के कंपैरिजन में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा नहीं मिलता है, घर के कामकाज जिसको हम लोग डोमेस्टिक केयर गिविंग सर्विसेज बोलते हैं हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए, तो यहां पर मेल्स का काफी कम कंट्रीब्यूशन होता है, फीमेल्स का काफी ज्यादा यहां पर
कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा दूसरी अगर हम लोग बात करें ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा वगैरह नहीं मिलता है, तो ऐसी कुछ तमाम एक्टिविटी जो है वो मेल्स कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार की दूसरी एक्टिविटी वगैरह, राइट। बट फीमेल जो है वो उस पर ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती। बट फीमेल्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर अनपेड डोमेस्टिक हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए केयर गिविंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना। अब देखिए यहां पर कॉमन मैन की क्या थिंकिंग होगी, कॉमन मैन की थिंकिंग होगी, देखिए मेल्स कितनी कमाई कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने 24 घंटे में मतलब ऐसी एक्टिविटी करने का, घर घर बार की और ऐसी एक्टिविटी करने के जिसमें पैसा नहीं मिलता। बट देखिए फीमेल जो है उनके पास कितना ज्यादा टाइम है। तो ये वाले जो रेड वाला जो स्लॉट है ना, इस पर काफी सारे कॉमन मैन बोलते हैं कि देखिए फीमेल जो है वो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है किसी चीज को लेकर, अनपेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। बट ये कॉमन मैन की थिंकिंग होती है और आपकी जो थिंकिंग होती है वो अलग होनी चाहिए। कॉमन मैन की थिंकिंग जो मैंने आपको बताया वो होगी, राइट, कि देखो यार महिला जो है वो इस प्रकार का काम नहीं कर रही, मेल्स को देखो कितना काम कर रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट की, एक ऑफिसर की थिंकिंग ये होनी चाहिए, देखो फीमेल्स फ्री में कितना काम करती हैं, फीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको अगर हम लोग पैसों से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी वो पूरा नहीं है, क्योंकि फीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो घर में बहुत ज्यादा होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारी मम्मी की अगर हम लोग बात करें कि मम्मी घर में होती हैं, तो मम्मी घर में जो खाना बना के देती हैं, तो क्या उसका वो पैसा लेती हैं, पैसा चार्ज करती है? नहीं ना। बट वो ये सर्विस बिना पैसे के ऑफर कर रही हैं। और घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसको पूरी देखभाल करना मम्मी का, बहनों का, दीदी का काम होता है कि नहीं? गलत कह रहा हूं तो बताओ। वो बिना किसी रिटर्न के इतना सब कुछ काम करती हैं। बट मेल्स की अगर हम लोग बात करें, मेल्स के पास तो वो टाइम ही नहीं है केयर गिविंग सर्विसेज का, राइट, यानी कि किसी का ख्याल रखने का टाइम ही नहीं है उनके पास। बट फीमेल्स के पास टाइम है, और टाइम होता नहीं है, वो निकालती हैं, वो बनाती है अपने आप को ऐसा कि वो इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराएं, केयर गिविंग सर्विसेज, यानी कि घर में जो है उनका ख्याल रखना, इमोशनल अटैचमेंट वाली सर्विसेज। क्योंकि जब घर में, जब अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे, मेल्स जो हैं जब वो घर में किसी स्ट्रेस में है, चाहे वो जॉब को लेकर हो या कोई भी अपनी पर्सनल चीज को लेकर हो, तो फीमेल जो है वो इमोशनली उनका स्ट्रेस को रिड्यूस करने पर काम करती हैं, जो कि ये क्वालिटी मेल्स में नहीं होती है। तो आप इस तरीके से भी चीजों को आप अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर सकते हो, राइट, जिससे कि आपकी जो थिंकिंग है और आपका जो माइंडसेट है वो आपको इसी तरीके का बनाना है कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कॉमन मैन से काफी अलग होनी चाहिए, कि आपका जो देखने का तरीका है इस दुनिया को वो बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? और ये चीज बहुत काम की है, ये स्पेशली आपके पेपर 4 में भी काफी काम की है। और अल्टीमेटली जो पर्सनालिटी टेस्ट आपका होता है एंड में, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हो, तो जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के अंदर, तो उसमें यही सब चीजें आपकी देखी जाती है कि यार आपका क्या पर्सपेक्टिव, आपकी क्या थिंकिंग, माइंडसेट कैसा है आपका, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी याद रखना, कभी भी आप अपना आंसर लिखो तो आप इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, तो वो कॉमन मैन वाला अप्रोच मत लगाना, यहां पर एक अलग ही अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर करना। और ये माइंडसेट जो है वो आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग इस माइंडसेट से वाकिफ हैं और सभी लोग का माइंडसेट ऐसा ही होगा। बट हाँ, कुछ चुनिंदा होते हैं ऐसे जिनका माइंडसेट कॉमन मैन लाइक होता है, तो अपन को वैसा नहीं करना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये चीज है, ये वाली चीज यहां पर नजर आई, देखने को मिली। और पहली बार देखो इस प्रकार का सर्वे पहली बार हुआ है, तो इसलिए टॉपिक भी अपने लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर आपको ये सब फिगर्स रटने की जरूरत नहीं है, आपको मोर और लेस चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ज्यादा किसका है, कम किसका है, और कौन जो है वो, जैसे मेल जो है वो किन किन जगह पर अपना टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं 24 आवर्स में, तो उसका एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। तो इसको रटने की भी आवश्यकता नहीं है, जनरली आपको पता लग जाएगा। ये वाला चार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये केयर गिविंग सर्विसेज का है, जो महिलाओं की अपन बात कर रहे थे कि केयर गिविंग सर्विसेज जो होती हैं। तो देखिए आप अल्टीमेटली देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन, आप चार्ट में ही अंदाजा लगा लो। यहां पर अनपेड डोमेस्टिक सर्विस हाउस होल्ड मेंबर्स की, जो घर में जो लोग हैं, सदस्य हैं, तो उनको बिना किसी पैसे चार्ज किए जो फीमेल्स जो सर्विस ऑफर करती हैं, तो आप देख सकते हैं कि फीमेल कितना ज्यादा अपना समय इस डोमेस्टिक सर्विस में देती हैं, राइट। बट इसमें यहां पर आपको ये चीज भी देखनी है, यहां पर एज वाइज स्लैब है, 15 से 29 साल, 15 से 59 ईयर्स और 60 से ऊपर की, तो ये एज वाइज स्लैब आपको दिखाई दे रहा है। तो जो इनिशियल स्टेज जो होती है महिलाओं की, तो उसमें वो अच्छा खासा टाइम अपना स्पेंड करती हैं। फिर 15 टू 59 की ईयर जो उन महिलाओं में देखने को मिलती है, तो उसमें वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। बट अल्टीमेटली ओल्ड एज की अगर हम लोग बात करें 60 या उससे ऊपर ईयर्स की, तो उसमें उनका जो ये हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट काफी थोड़ा कम हो जाता है, राइट। बट अगर आप यहां पर देखें, जैसे जैसे जो मेल हैं वो बूढ़े होते जाते हैं, ओल्ड होते जाते हैं, तो उस समय उनका कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक सर्विसेज में बढ़ता जाता है, राइट। तो ये वाली चीज भी है, इस प्रकार की भी चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये एक्चुअली में इसलिए भी होता है क्योंकि देखो महिला जो होती है वो इनिशियल स्टेज में ही
घर में रहती है, कंट्रीब्यूशन उनका घर में हमेशा से बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। देखो, इसको अपन ऐसे डिफर नहीं करेंगे कि महिला का काम घर में ही रहने का, ऐसा नहीं है। महिलाओं के अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो स्ट्रेस कम कर सकती हैं। वो क्वालिटी बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि वो बाय बर्थ ही उनमें होती है। ये बेसिकली गॉड गिफ्ट है उनके पास, और ये लिटरली है वाकई में। जैसे मम्मी इसको देखो कि हमें अगर कुछ हो जाता है, अगर कोई परेशान है, तो मम्मी एकदम से उनको पता लग जाता है कि यार अपन परेशान है। या इवन पता है, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन भी होता है। मैंने पर्सनली ये चीज नोटिस करी है कि जो फीमेल्स होती है उनका इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है। कि जैसे आपकी लाइफ में जो भी, जैसे मदर हैं, सिस्टर हैं, या जो भी आपके पार्टनर, तो आप हमेशा नोटिस करिएगा कि अगर वो आपके साथ अटैच्ड हैं तो आपको लेकर उनका इंट्यूशन 100% पॉजिटिव होगा। कि जैसे वो बोलेंगे अगर आपको कि आप कहीं गलत कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो मान लेना उनकी बात, नहीं तो बाद में पछताओगे। ये बात पक्की है, पता है, ये मानो या ना मानो। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा था कि महिला का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काफी हाई होता है, बट फिर जब धीरे धीरे करके जब मेल्स जब रिटायर हो जाते हैं तो वो घर में ही रहते हैं। तो घर के वो फिर काम काज करने लगते हैं। जैसे कुछ टीवी खराब हो गई, टीवी सुधार दी बैठे बैठे, नल खराब हो गया, नल पे हाथ मार दिया, कर लिया, राइट। तो आपने देखा होगा घर में जैसे नाना नानी, दादा दादी, वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई ना कोई काम वो करते ही रहते हैं घर का। या फिर जैसे कि कोई घर में आ गए, यानी कि कोई काम करने वाला है तो उसको देख रहे हैं कि वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या कुछ वो तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजें वो करते रहते हैं, तो थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाता है यहाँ पे। बट फीमेल्स का थोड़ा सा लेस इसीलिए होता है क्योंकि एज रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं, काफी ज्यादा हार्मोनल चेंज वगैरह, आप वाकिफ होंगे उस चीज में भी, बायोलॉजिकली, है ना। तो ये चीज भी है, तो इस प्रकार की भी अंडरस्टैंडिंग आपको एक रखनी है, ठीक है। तो ये सेकंड चार्ट में ये वाली चीज यहां पर बताई गई। अच्छा, इसके अलावा जो ये थर्ड चार्ट है, इसमें ये रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज का बताया गया कि रूरल एरिया में वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है अलग अलग एक्टिविटीज में कैसा है। तो अर्बन एरिया ब्लू कलर का है, रूरल एरिया थोड़ा सा ये ग्रीनिश टाइप का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इंप्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें, जॉब्स वगैरह की बात करें, तो रूरल एरियाज में देखिए वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट या रिलेटेड एक्टिविटीज में। बट अर्बन एरियाज में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम होता है, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें हम लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अपने खुद के उपयोग के लिए, जैसे कि रूरल एरियाज में काफी हाई है। उसकी वजह क्या है कि रूरल एरियाज में खेती वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां पर महिला क्या और करती हैं, ये खेती वगैरह में भी इन्वॉल्व रहती है अपने खुद के यूज के लिए। यानी कि कुछ ऐसी चीज करती हैं जैसे कि सिलाई वगैरह हो गई, या कुछ ऐसी चीज जो कि वो खुद अपने खुद के यूज में ला सकें, खुद और अपनी फैमिली के यूज में बेसिकली। यानी कि जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो खुद के उपयोग के लिए करते हैं। बट शहर में ऐसा नहीं होता, शहर में हम लोग चीजें परचेज करते हैं, राइट, खुद के उपयोग के लिए नहीं करते, कम करते हैं। जो भी प्रोडक्शन होता है वो ज्यादातर सेलिंग पर्पस के लिए करते हैं, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो, राइट। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज की, तो इसमें भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो मोर और लेस इक्वली हम लोग को नजर आ रहा है, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों में, राइट। और इसके अलावा जैसे कि केयर गिविंग सर्विस वगैरह जो होती है, तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट मोर और लेस महिलाओं का सेम ही है। तो ये तो सेम होगा ही, क्योंकि वो महिला का नेचर होता है। वो चीज मैंने आपको बताई कि उनके पास पता नहीं क्या ऐसा गॉड गिफ्ट होता है कि वो अंदर से, मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो इमोशनली जो है वो सामने वाले को काफी अच्छा, मतलब वो कर सकती है, स्ट्रेस फ्री कर सकती है, रिलैक्स करवा सकती हैं। तो वो बहुत ये वाली बात तो है, जैसे कि कभी भी स्ट्रेस में हो, मम्मी के साथ बैठो, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होने लगता है। इसके अलावा लर्निंग की बात करें तो मोर और लेस इक्वली हम लोग को अर्बन और रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। सोशल की भी बात करें तो वो भी मोर और लेस इक्वली हम लोग को देखने को मिल रहा है। कल्चर, लेजर, मास मीडिया, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पर अर्बन में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अर्बन में ये सब फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज का रोल है, तो इसलिए ये इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, राइट। तो ये तीन चार्ट्स हमने देखे, और ये तीन चार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पूरा मैंने आपको पढ़ाया उसको, ये थ्योरी में पूरा लिखा हुआ है, बट फिर भी गो थ्रू कर लेते हैं एक बार थ्योरी को, जिससे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं आप गो थ्रू। तो देखिए, यहां पर सबसे पहली चीज तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की एक विंग है, इसने कंडक्ट किया था पहला टाइम यूज सर्वे। ये पहली बार समय उपयोग सर्वेक्षण आयोजित किया गया था एनएसओ के द्वारा, और ये जनवरी से दिसंबर 2019 के बीच का सर्वे था। सर्वे का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि ये पता लगाना, ये मेजर करना कि मेल्स और फीमेल्स पेड और अनपेड एक्टिविटीज में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर ये सामने नजर आता है, यानी कि ये सर्वे के थ्रू ये जो रिजल्ट सामने आया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हम लोग को इंफॉर्मेशन का देखने को मिला कि कहां पर किस किस एक्टिविटीज में मेल्स और फीमेल्स टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। और इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराता है कि कैसी ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो लर्निंग की हो, सोशलाइजिंग की हो, लेजर की हो, राइट, तो जहां पर वो खर्चा करते हैं, अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। केयर गिविंग सर्विस हो गई, तो इस प्रकार की जिसके बारे में अपन ने चर्चा करी। तो एवरेज टाइम जो स्पेंड किया जाता है, तो बताया गया कि जो महिला है, वुमेन है, वो केयर गिविंग सर्विसेज में
मेल्स के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट करती हैं। 4 घंटे लगभग इनका केयर गिविंग सर्विसेज में प्रोवाइड किया जाता है महिलाओं का, राइट। पूरे 24 घंटे में से 4 घंटे वो केयर गिविंग सर्विसेज को देती हैं, राइट, यानी कि दूसरों के लिए, हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए वो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। और एवरेज इंडियन वुमेन जो है वो 19.5% अपने पूरे समय का वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क और अनपेड केयर गिविंग सर्विसेज में एंगेज रहती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और मेल सिर्फ 2.5% ही अपना पूरे 24 घंटे में स्पेंड करते हैं इन एक्टिविटीज में। ये देखो परसेंटेज वगैरह याद नहीं रखना, बस थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए आपको इसका। और दूसरे अगर एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें, एम्प्लॉयमेंट से लेकर लर्निंग तक, और लर्निंग से लेकर खाने पीने सोने, और ये सब जो एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो इस और हर एक एक्टिविटी इस प्रकार की जो होती है उसमें मेल जो है, मैन जो है वो थोड़ा ज्यादा ही टाइम अपना स्पेंड करते हैं, अपार्ट फ्रॉम केयर गिविंग या और अनपेड एक्टिविटीज के अलावा। आप देखेंगे केयर गिविंग या अनपेड एक्टिविटीज के अलावा मेल जो है वो कहीं ना कहीं हर चीज में अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा, अगर थोड़ा पार्शियली हो तो भी चलेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग को इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिला एजेस में और टाइम स्पेंड में, कि जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती जा रही थी कि तो उनका जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में जो है वो टाइम लेस होता जा रहा था, यानी कि जितना वो इन्वॉल्वमेंट उनका हाउस होल्ड एक्टिविटीज में होता था वो धीरे धीरे करके स्पेंड हो रहा था, जिसके बारे में मैंने भी आपको ग्राफ में, चार्ट में बताया। और मेल्स का जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही, यानी कि एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी अनपेड हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी बढ़ता हुआ नजर आया, देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज भी यहां पर बताई गई जो अपन ने पढ़ा। और जो महिलाओं की एज 60 से ऊपर की हो जाती है तो एकदम से डोमेस्टिक वर्क का बर्डन जो है वो उनके ऊपर से कम हो जाता है। बट हाँ, मेल जो है वो अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करने लगते हैं डोमेस्टिक वर्क्स में धीरे धीरे करके, राइट। जब उनकी उम्र 60 साल के ऊपर की हो जाती है तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्टिविटीज में, राइट। इसके अलावा टोटल परसेंटेज जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन का हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसके अलावा 38.2% लोग जो हैं ये सर्वे के दौरान ये पाए गए कि ऑल ओवर टोटल की अगर हम लोग बात करें तो वो एम्प्लॉयड थे। तो टोटल जैसे मान के चलो कि 10 लोग का सर्वे किया गया तो 10 में से 4 लोग जो थे वो नौकरी करने वाले थे, ठीक है, जिनकी उम्र 6 या उससे ऊपर की देखने को मिली थी। तो इसमें अगर हम लोग मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो 57.3% इनमें से मेल्स पाए गए एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में और 18.4% फीमेल्स देखने को मिली थी, राइट। और रूरल एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जो है वो एज कंपेयर टू सिटीज वो काफी ज्यादा हम लोग को नजर आया, देखने को मिला, राइट। यानी कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थे वो वुमेन की अगर हम लोग बात करें रूरल एरियाज में वो ज्यादा हम लोग को देखने को मिली थी एज कंपेयर टू मतलब अर्बन सिटीज में वुमेन्स की अगर हम लोग बात करें तो, जिसके बारे में अपन ने चर्चा भी करी थी अभी। और इसके अलावा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यानी कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट जिसमें अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है, इनकम मिलती है, लाभ मिलता है, तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो है वो हम लोग को सिटीज में ज्यादा देखने को मिलती है रूरल एरियाज के कंपैरिजन में। तो उसकी वजह भी आप लोग को पता ही है, जनरल अपॉर्चुनिटीज वगैरह और वेरियस ऑप्शंस, तो वो सिटीज में अवेलेबल हो जाता है, रूरल एरियाज में वो चीज नहीं होती। तो इसलिए जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है वो सिटीज में ज्यादा है, अर्बन एरियाज में ज्यादा है, रूरल एरियाज में नहीं है, ठीक है। अनपेड डोमेस्टिक वर्क की बात करें तो 53.2% पार्टिसिपेंट्स हम लोग को देखने को मिले थे जो कि अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में इन्वॉल्व थे। और इसमें ऑब्वियस ही बात है कि फीमेल्स का प्रपोर्शन तो होगा जो, यानी कि फीमेल्स का शेयर जो होगा वो ज्यादा ही होगा, और 81.2% शेयर फीमेल का है और 26.1% शेयर मेल्स का नजर आया। बट यहां पर रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में मेल और फीमेल जो थे दोनों का ही शेयर एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज ज्यादा हम लोग को नजर आया। यहां पर ये वाली बात नहीं है कि रूरल एरियाज में मेल्स जो है और फीमेल्स जो है वो इक्वली जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना समय डोमेस्टिक वर्क में, नहीं। जैसे कि अर्बन एरियाज में 26.1% मेल्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है कंट्रीब्यूशन, तो रूरल एरियाज में 26 से थोड़ा सा ज्यादा हम लोग को नजर आएगा, राइट। यानी कि अर्बन एरिया के कंपैरिजन में रूरल एरिया में ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, मेल और फीमेल का दोनों का, ठीक है। और जो भी लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर ओन फाइनल यूज में जो इन्वॉल्व एंगेज हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, सामान का, तो वो अपने खुद के उपयोग के लिए करते हैं, तो वो हम लोग को ऐसे 1% लोग हमारी कंट्री में देखने को मिले इस सर्वे के दौरान। और इसमें 14.3% मेल थे और 20% वुमेन महिला हम लोग को देखने को मिली, ठीक है। यानी कि जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं वो खुद के उपयोग के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं, तो ऐसे हम लोग को ये पाए गए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इसके बारे में आप चाहें तो इस वेबसाइट पर रेफर कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें पूरी रिपोर्ट दी गई है, बट डोंट गो, क्योंकि मतलब नहीं है इतना डिटेल में पूरी रिपोर्ट पढ़ने का, जितना मैंने आपको बताया उतना सफिशिएंट है, और कुछ बेसिक चीज बस आप लोग को इस रिपोर्ट से रिलेटेड बस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात हो रही है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का फाउंडेशन डे के बारे में। तो अभी रिसेंटली इसके फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया गया 25 सितंबर को,
और ये कौशल से कल बदलेंगे। तो ये बेसिकली इस थीम के साथ जो है उसको सेलिब्रेट किया गया कि कौशल से कल हम लोग बदलेंगे, यानी कि स्किल्स वगैरह के थ्रू हम लोग फ्यूचर जो है उसको चेंज करेंगे, राइट, यानी कि और एडवांस फ्यूचर बना सकेंगे। सबके पास स्किल्स होगी तो सबको जॉब मिलेगी और स्किल्स के थ्रू वेरियस नए नए इनोवेशंस वगैरह हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो इस प्रकार की चीजें। और ये मिनिस्ट्री किसके, यानी कि ये सेलिब्रेशन के पीछे कौन सी मिनिस्ट्री थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और यहां पर टारगेट किया गया एग्रीप्रेन्योरशिप के ऊपर। ये एग्रीप्रेन्योरशिप थोड़ा सा अच्छे से याद रखना क्योंकि लगातार ये टर्म जो है वो न्यूज में देखने को मिल ही रहा है। इसके बारे में कई बार अपन ने पहले भी बात करी थी कि फार्मर जो है उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो फार्मर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, तो फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर बनाना है। तो एग्रीकल्चर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप लाने वाली जो चीज होती है उसको एग्रीप्रेन्योरशिप कहा जाता है, राइट। तो इस प्रोग्राम का भी उद्घाटन किया गया। यहां पर गाइडलाइंस कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिलीज करी, गाइडलाइंस रिलीज करी इंटीग्रेशन फार्मिंग क्लस्टर के प्रमोशन से रिलेटेड, एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन ये साइन किया गया कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप्स के लिए, और इंक्यूबेशन सपोर्ट रूरल एरियाज में प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को। और ये जो हम लोग को एफपीओ देखने को मिलता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यानी कि टारगेट किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल हों। स्टार्टअप्स वगैरह जो है वो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर, राइट। और साथ ही साथ इंक्यूबेशन सपोर्ट, यानी कि सरकार की तरफ से सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट। इंक्यूबेशन सपोर्ट का मतलब ये होता है कि बाहर रहकर, यानी कि वो उस फील्ड में इन्वॉल्व नहीं, यानी कि एक अलग से कॉल सेंटर, आप मान लो कि एक अलग से ऐसा कॉल सेंटर है जो कि हर एरिया पे हेल्प प्रोवाइड कराएगा फार्मर्स की, स्टार्टअप्स की, या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये वाली चीज है, राइट। इसके अलावा आप मुझे बोलोगे कि सर आपने ये कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट बताया नहीं, ये क्या होता है, ये चीज हमें समझ नहीं आई, बाकी सब तो समझ में आ गया, राइट। तो देखो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जिस पर्टिकुलर एरिया में कोई एक एम्प्लॉयर है जो कि अपने बिजनेस में 500 या उससे ज्यादा लोगों को हायर करता है, एम्प्लॉय करके रखता है 500 या उससे ज्यादा लोगों को अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उसकी सब्सिडियरी ब्रांचेस हैं, फ्रेंचाइजी है तो उसमें। तो 500 या 500 से ज्यादा लोग अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैप्टिव एम्प्लॉयर्स। तो यहां पर यही चीज बताई जा रही है कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी हम लोग को किसके ऊपर टारगेट करना है, इस प्रकार की एक्टिविटीज में, यानी कि लेकर आना है ज्यादा से ज्यादा सामने चीजें, जिसमें कि देखो अब क्या होगा। अब एक एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं है, वो और भी काफी एडवांस हम लोग को देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी मौजूद होती हैं, राइट, क्योंकि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज वगैरह है वो किसको हेल्प करती हैं, एग्रीकल्चर को हेल्प करती हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो उसको ऐसे समझो आप, यहां पर सीमित नहीं रहना, आपके माइंड को बिल्कुल सीमित नहीं रखना। एग्रीकल्चर की बात हो रही तो सिर्फ खेती किसानी नहीं देखनी, उसके ऊपर आना है, राइट। यही क्वालिटी भी आपको डेवलप करनी है अगेन, राइट। तो ये चीज है, तो यहां पर ये सब चीज है। और उसी यानी कि कैप्टिव एम्प्लॉयर्स वो लोग होते हैं जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ट्रेनिंग भी ऑफर करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो उनकी इन हाउस ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी होती है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर फोकस किया गया, जिसके बारे में भी आपको बताया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी कि मतलब फार्मर्स जो हैं वो अब एक ही अपने फील्ड में वेरियस प्रकार के क्रॉप्स वगैरह लगाएं और वहां पर और भी काफी सारी एक्टिविटीज हो, जैसे कि वहां पर हम लोग को पशुपालन वगैरह भी देखने को मिल सके, जिससे कि और भी ज्यादा एनहेंस किया जा सके फार्मर्स की इनकम को, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इसमें फायदा किसका होता है, फार्मर्स की इनकम बढ़ जाती है, फूड सिक्योरिटी होती है, क्योंकि क्रॉपिंग सिस्टम इस प्रकार का हम लोग लगाते हैं कि वहां पर एक ही फील्ड में वेरियस क्रॉप्स वगैरह जो है उसको हम लोग उगा सके, राइट। तो इस प्रकार की टेक्निक्स हम लोग को देखने को मिलती नजर आती है। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट किया जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ये सब अप्रोचेस जो है वो उसमें हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर बात हो रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। तो देखिए 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। 4 ऑप्शन थे और उनमें से एक ऑप्शन था नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और अभी रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि इसने अपने जितने भी ऑपरेशंस है इंडिया के अंदर वो बंद कर दिए हैं। और 2017 में जब ये क्वेश्चन आया था एमनेस्टी इंटरनेशनल का, वो इसलिए आया था क्योंकि 2016 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक हेड थी, इन्होंने आरोप लगाया था कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं अभी भी ये सेम आरोप इसके ऊपर लग गया है और लगातार काफी सालों से इसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये टेररिज्म फंडिंग में इन्वॉल्व है, काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एक्चुअली में एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है ह्यूमन राइट वॉयलेशन को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उस पर आगे आ जाती है, यानी कि उसको खत्म करने पर ये काम करती है। बट आड़े में
ये घोटाले करती है, ऐसे इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, वेरियस इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो इसी को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर इसने पूरे अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था और सरकार ने इसके ऊपर केस लगाया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसके अगेंस्ट दो मामले एक तो चल रहे थे, एमनेस्टी स्पेशली एमनेस्टी इंडिया के अगेंस्ट, राइट। दो मामले हम लोग को देखने को मिले थे। एक मामला तो ये था कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, देखो एफसीआरए जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो इसके तहत इसका ये उल्लंघन कर रही थी, ये सीबीआई ने रजिस्टर किया। और दूसरा भी इसी से रिलेटेड है, सेम ही है कि जो भी इसके पास जो फॉरेन मनी आता है, बाहर से जो पैसा इसके पास आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, तो जो भी इसके पास पैसा आता है उस पैसे का इसने कहां पर क्या उपयोग किया है उसकी ये प्रॉपर जानकारी नहीं दे पा रही थी। और लगातार ऐसी चीजें हुई कि इसके पास जितने भी पैसे आए इसने उन पैसों का क्या किया उसका कोई इनके पास जवाब नहीं था। अब देखो, कभी भी पैसे का क्या किया है उसका अगर जवाब ना हो किसी कंपनी के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसने कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी में पैसा लगाया होगा जिस एक्टिविटी के बारे में ये घोषणा नहीं कर सकती थी ओपनली, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लोग हैं, अगर उन्होंने पैसा सट्टेबाजी में लगाया अपना, तो वो घोषणा तो नहीं कर पाएंगे ना कि हाँ यार हमने तो सट्टे में लगाया, हार गए, क्योंकि उसमें तो और उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो वैसे ही इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलीगल एक्टिविटी में पैसे लगाए हैं, फाइनेंसिंग करी है, और आरोप यही है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग में ये इन्वॉल्व रहती थी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। हालांकि ये वाली चीज आपको न्यूज से रिलेटेड याद नहीं रखनी है, मेनली जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उससे रिलेटेड ये याद रखना आपकी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस करती है। इसका काम होता है वेरियस रिसर्च कंडक्ट करना और वेरियस एक्शंस लेना जिससे कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन ना हो, और कहीं पर भी किसी के भी अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उस समय उसको न्याय प्रोवाइड कराने का ये काम करती है, मतलब फोकस करती है कि सामने वाले व्यक्ति को न्याय मिल जाए जिसके भी अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है। बट आड़े में ये खुद ही ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रही है। चलो न्यूज आगे की बात करें, इसको और क्या मिला हुआ है, तो 1977 में नोबेल पीस प्राइज से इसको सम्मानित किया गया था इसके कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के लिए, यानी कि इसने कैंपेन निकाला था टॉर्चर के अगेंस्ट, तो उसके लिए इसको सम्मानित किया गया था नोबेल पीस प्राइज से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस प्राइज भी इसको मिला था ह्यूमन राइट्स की फील्ड में 1978 के अंदर। और एमनेस्टी दूसरी सबसे पुरानी बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है ह्यूमन राइट्स की, अगर हम लोग बात करें ह्यूमन राइट्स की फील्ड की, अगर हम लोग बात करें तो उसमें दूसरी सबसे पुरानी बॉडी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल की यहां पर बात हो रही है, तो ये एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल थिंक टैंक है और इसको बनाया गया है पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल के द्वारा, यानी कि जो भी लोग फोकस रहते हैं कि उनको टेररिज्म को खत्म करना है, तो एक ग्रुप था, एक विंग था जिन्होंने मिलकर इसको तैयार किया। और इसके मेंबर्स में हम लोग को सीनियर ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिलते हैं, एकेडमिशियंस, ऑफिसर्स आर्म्ड फोर्सेस के, पैरामिलिट्री सर्विसेज के, डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट्स, लीडिंग रिसर्चर्स, मीडिया एनालिस्ट, पार्लियामेंटेरियंस, प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट हेड्स, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के काफी सारे लोग जो है वो इसमें शामिल है, इस ग्रुप में शामिल है, इस थिंक टैंक के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। मेन टारगेट इनका यही होता है कि टेररिज्म को एंड करना, खत्म करना, राइट, और लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि जल्दी जल्दी टेररिज्म जो है उसको खत्म करने के लिए आवाज उठाई जाए। और ना ही सिर्फ लोगों के बीच में बल्कि जो ऑफिशियल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, तो उनके बीच में ये सब चीजों को सामने प्रस्तुत करना, राइट। तो इस पर ये फोकस करते हैं और जितने भी मुद्दे, क्योंकि थिंक टैंक ही है, तो जितने भी इश्यूज, जितने भी मुद्दे जो सरकार फेस कर रही होती है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो उन मुद्दे को रिजॉल्व करने के ऊपर भी ये काम करती है, फोकस करती है, अपनी एडवाइस, अपना सोल्यूशन जो है, रिकमेंडेशन जो है ये प्रोवाइड कराती है, राइट, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, कंट्रीब्यूट करती है। एम यही है कि ग्लोबल टेररिज्म की रूट कॉज क्या है इस पर चर्चा करना, वार्तालाप करना, राइट। तो मेन इन लोग इसी पे डिस्कस करते हैं कि जो पूरे दुनिया भर में टेररिज्म हो रहा है उसकी वजह क्या है पीछे की, उस पर ये आते हैं, उस पर चर्चाएं करते हैं और इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं जो भी सोसाइटी और सरकार फेस कर रही होती है, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह उस पर। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020 अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के द्वारा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट में बात हो रही है दूसरा नेशनल सेरो सर्वे की। दूसरा नेशनल सेरो सर्वे हम लोग को देखने को मिल रहा है और इसका रिजल्ट अभी रिलीज कर दिया गया है ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। सेरो सर्वे की बात करें तो ये ब्लड सैंपल लिया जाता है लोगों का और चेक किया जाता है कि उनके ब्लड में एंटीबॉडीज तो नहीं है, और एंटीबॉडीज कौन सी, IgG, ये वाली एंटीबॉडीज, तो उनकी बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज तो डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि ये इकलौती ऐसी एंटीबॉडी है जिसके थ्रू पता लगता है कि सामने वाले की बॉडी में पास्ट में कोरोना वायरस था कि नहीं।
तो ये चीज पता लगती है। और ये एंटीबॉडी जो होती है वो 2 हफ्ते के अंदर, जैसे ही कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसके 2 हफ्ते के बाद उनकी बॉडी में ये एंटीबॉडी जो है वो दिखने लगती है, राइट। और हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि ये एकदम से कैसे आ जाती है लोगों की बॉडी में, यानी कि इतने लंबे समय तक कैसे अपीयर होती है एंटीबॉडीज, राइट। बट ये कहा जाता है कि ये जो टेस्ट होता है ये एक्चुअली में वायरस सामने वाले की बॉडी में है कि नहीं है उसको तो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, बट ये बताया जाता है कि ये व्यक्ति जो है इसकी बॉडी में वायरस था या फिर ये इन्फेक्टेड है। क्योंकि एट प्रेजेंट इन्फेक्टेड है तो उसका पुख्ता सबूत नहीं है, बट इसकी बॉडी में पहले ही इन्फेक्शन था तो उसकी जानकारी ये टेस्ट जो है वो दे देता है। सेरो सर्वे के थ्रू ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है इसके थ्रू क्या सामने आया है, तो देखो पहला जो सर्वे हुआ था तो उस समय 82 से 130 इन्फेक्शन रेट हम लोग को देखने को मिलता था एक कोरोना वायरस पॉजिटिव केस में। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक व्यक्ति एक कोविड पॉजिटिव अगर व्यक्ति निकल रहा है तो वो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के पीछे 82 से लेकर 130 ऐसे लोग हैं जिनको डिटेक्ट नहीं हुआ, यानी कि जिनका टेस्ट ही नहीं हुआ बेसिकली। क्योंकि आप जानते हैं कहीं इनिशियल लेवल पर इतनी मास टेस्टिंग नहीं होती थी जो कि आज की रेट में हो रही है टेस्टिंग कोरोना वायरस की, राइट। पहले ना हमारे पास इक्विपमेंट्स थे प्रॉपर कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए, ना टेक्नोलॉजी थी। अब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी आई, इक्विपमेंट्स वगैरह आए और फोकस किया गया कि मास टेस्टिंग हम लोग को करनी है, तब जाकर धीरे धीरे करके ये रेट जो है वो कम हो रहा है। और फिर आज की रेट में ये रेट ड्रॉप होकर 26 से 32 इन्फेक्शन का हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि नॉन डिटेक्टेड नजर आ रहा है, राइट। अब आगे की बात करें, 7% इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन है, वो बताया जा रहा है कि अगस्त फोर्टनाइट तक, यानी कि लास्ट फोर्टनाइट यानी कि अगस्त के 15 दिन पहले तक जो 7% हमारी इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन है वो कोरोना वायरस से एक्सपोज हो चुकी है, यानी कि वो इन्फेक्ट हो गई है कोरोना वायरस से। 7% इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन। और बताया जा रहा है कि पहला जो सेरो सर्वे हम लोग को मई के मंथ में देखने को मिला था, अर्ली मई में, तो उसके कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा ये नंबर्स बताए जा रहे हैं। और ये नंबर सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में अभी भी पॉपुलेशन कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकती है। और यहां पर यह बताया जा रहा है कि अभी भी हम लोग हर्ड इम्यूनिटी लेवल से काफी दूर हैं। हर्ड इम्यूनिटी लेवल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूं। ये आपका भी एक क्वेश्चन है, हर्ड इम्यूनिटी लेवल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या फिर थोड़ा सा 2-1 लाइन में उसको एक्सप्लेन करके बताइए। और या फिर आप जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर एक डायग्राम के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं बनाकर कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। वो वही वाला डायग्राम बनाना कि 4-5 पॉपुलेशन है, उसमें से एक व्यक्ति को कोरोना वायरस पॉजिटिव है, उसके बगल वाला व्यक्ति जो है वो कौन है, वो उसकी इम्यूनिटी पावर काफी अच्छी है। अब उसके बगल वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर काफी अच्छी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सामने वाला व्यक्ति इन्फेक्ट नहीं होगा, और सामने वाला व्यक्ति इन्फेक्ट नहीं होगा तो वो चेन टूट जाएगी कोरोना वायरस की, जिससे कि आगे के लोग और इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये हर्ड इम्यूनिटी का ये सिनेरियो हम लोग को देखने को मिलता है, हर्ड इम्यूनिटी लेवल का। तो अभी तक उस स्टेज पे इंडिया नहीं आई है, अभी बहुत दूर है हम लोग उस स्टेज में पहुंचने से, यानी कि अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को ये कोरोना वायरस इन्फेक्ट करेगा, राइट। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में आज की रेट में अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और इंडिया के अंदर जो रेट हम लोग को कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो मोर और लेस यूएसए में जो रेट हम लोग को कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ जो नजर आ रहा है उसके कंपैरिजन में सिमिलर ही है। तो जिस प्रकार से जो कोरोना वायरस हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यूएसए में जो एक्सपेंड हो रहा है ये वायरस, तो वैसा ही इंडिया में भी उसका स्प्रेड हम लोग को नजर आ रहा है। तो 9.3% यूएसए के अंदर है, ब्राजील और स्पेन में 2.8 और 4.6% रिस्पेक्टिवली नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, ये दूसरे सेरो सर्वे का, नेशनल सेरो सर्वे का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बात हो रही है द पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ की। तो ये है क्या, पहले इसको समझते हैं फिर देखेंगे न्यूज में ये टॉपिक क्यों आया था। तो 2005 में ये लॉन्च हुई थी, ये एक अलायंस है, आप कह सकते हो ये एक ग्रुप है जो कि 77 कंट्रीज के 1000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अलग अलग फील्ड के हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ सेक्सुअल रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ कम्युनिटीज से के ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हेल्थ इन्फ्लुएंसिंग सेक्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, यानी कि काफी सारे ऐसे लोग जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उनका ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये किसके ऊपर फोकस करते हैं, तो इनका मेन फोकस रहता है कि मैटरनल, माताओं की, न्यूबॉर्न बेबीज की, जो बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं, और एडल्सेंट यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं जिनकी उम्र हम लोग को 11 से लेकर 18 साल के बीच की देखने को मिलती है। तो ये जो कैटेगरीज हैं, तो इनकी हेल्थ जो है उसको इंप्रूव करने के ऊपर
बेस्ड ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। इनका काम रहता है कि ये जो जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड और एडोलेसेंट, इनकी हेल्थ को इंप्रूव करना है, ये इनका मेन काम है और ये मिलकर इसी पर फोकस करते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिस पर चर्चाएं होती हैं। ये इतने सारे हेल्थ केयर सेक्टर से लोग यहां पर आते हैं और इसी पर मेनली चर्चा करते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो भी इन्वॉल्व है और ये बेसिकली क्या करती है, इसको पूरा एडमिनिस्टर करती है। इसको यानी कि ये बॉडी को एडमिनिस्टर करने का काम जो है वो WHO का है और इस बॉडी की एक बोर्ड होती है जो कि गवर्न करती है उस पूरी बॉडी को, इस पूरे अलायंस को, राइट। इसके विजन और इसके गोल जो है वो मेंशन किए गए थे द दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर। द दिल्ली डिक्लेरेशन हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर 2005 में और ये एक इवेंट था जिसमें काफी सारे जो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उनके जो भी यानी कि डिसीजन थे, जो भी स्टेटमेंट्स थे पार्टिसिपेशन के दौरान, यानी कि जो भी चीज वो बोल रहे थे, जो उनका जो विजन था, गोल था, तो वही इसको दिल्ली डिक्लेरेशन के आधार पर इन्होंने आउटलाइन कर दिया, राइट। और ये इवेंट में हुआ था और इवेंट का नाम है लाइव्स इन द बैलेंस, द पार्टनरशिप मीटिंग फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ये मीटिंग का नाम है। इस मीटिंग के दौरान हम लोग को देखने को मिला था जो दिल्ली में हुई थी कि इन्होंने अपने विजन और गोल, अपने दृष्टि और लक्ष्य जो है वो इन्होंने मेंशन किए थे, यानी कि आउटलाइन कर दिए थे। तो ये चीज है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि इंडियन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है इसकी अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट में, यानी कि इसके एक इवेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये पार्टिसिपेट हुआ है। इस पूरे इवेंट को को होस्ट किया है व्हाइट रिबन अलायंस और एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड के द्वारा, राइट। और इसकी थीम जो है एफर्ट टू प्रोटेक्ट हार्ड अर्न्ड गेन्स इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फ्रॉम कोविड पेंडेमिक। कोविड महामारी से प्रजनन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ को बचाने का प्रयास। यानी कि अभी तक जो इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे मैटरनल हेल्थ को लेकर, चाइल्ड हेल्थ को लेकर, एडोलेसेंट हेल्थ को लेकर, तो अभी इस समय जो कि काफी डेंजरस सिनेरियो ये टाइम चल रहा है, इस समय इनके जो पुराने पास्ट के जितने भी जो कार्य थे, इन्होंने जो मेहनत करी थी, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट, जिससे कि कोरोना वायरस के चलते ये पूरी चीज इनकी बिखर ना जाए, यानी कि अभी तक इनका जो कंट्रीब्यूशन था, राइट, तो वो पूरा खराब ना हो जाए। तो इसको लेकर इनकी एक थीम हम लोग को नजर आई है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। मेनली आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो याद रखिएगा अलायंस हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, वेरियस कंट्री का 77 से ज्यादा इसमें कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को नजर आता है। उसके 1000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद है। एंड पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ पेपर 3 का जो टॉपिक है, इसमें एक मैप हम लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है। देखो आप, मुंबई का मैप है बायोडायवर्सिटी का। आई नो कि आपको ये मैप सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि काफी छोटा है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं इसको बड़ा करने की, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें इसकी दिखाई दे। जैसे कि आप देखो यहाँ पर आपको एक ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो ये चिड़िया तो दिखाई दे रही होगी, ये मछली आपको दिखाई दे रही होगी। तो मुंबई के आसपास क्या क्या चीजें हैं, कौन सी जो फौना है, कौन से फ्लोराज हैं, बायोडायवर्सिटी मुंबई में कौन सी आप देखो, पूरे मुंबई में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, राइट, पेड़ पौधों की या जीव जंतु की। तो जितनी भी ये पूरी डायवर्सिटी है मुंबई के अंदर, ये पूरी की पूरी जो है वो यहाँ पर रखी गई। इसका पूरा एक मैप बनाया गया मुंबई का कि कौन सी बायोडायवर्सिटी मुंबई में यहाँ पर मौजूद है। तो वो ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो मुंबईकर्स यानी कि मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनको बताने के लिए कि भाई हमें प्रोटेक्ट करके रखना है अपने इस बायोडायवर्सिटी को। और उसको बनाया है रोहन चक्रवर्ती के द्वारा, यानी कि ये पूरा मैप तैयार किया है रोहन चक्रवर्ती ने। ये रोहन चक्रवर्ती जो है गाइज, ये इनको जाना जाता है एक टाइटल से, ग्रीन ह्यूमर के टाइटल से। ग्रीन ह्यूमर इसलिए कहा जाता है, तो ग्रीन यानी कि क्लाइमेट के लिए, ये क्लाइमेट पर फोकस करते हैं ज्यादा। क्लाइमेट को बचाना है, एनवायरमेंट को बचाना है, एनवायरमेंट में जो बायोडायवर्सिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। और ह्यूमर इसलिए क्योंकि ये इस प्रकार के जो डिजाइन जो है वो तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका नाम भी लिखा हुआ है रोहन। तो ऐसी ये डिजाइन बनाते हैं। जैसे कि ये पांडा जो है, ये मतलब ये बोल रहे हैं कि अरे यहाँ पर ये पांडा कैसे आ गया, यानी कि पोलार बियर बोल रहा है, पांडा कैसे आ गया? तो पांडा ये पोलार बियर बोलता है मैं पांडा नहीं हूं, पोलार बियर हूं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो मैं ऐसा हो गया हूं, काला हो गया हूं। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से टेम्परेचर लेवल कहां पर इंक्रीज हो रहा है। ये देखो इस एरिया पर जो एंटार्क्टिक रीजन जो हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर ये पोलार बियर्स पाए जाते हैं, राइट। तो ये इस प्रकार की डिजाइन क्रिएट करते हैं इस तरीके की, और इनका फोकस रहता है एक तो ह्यूमर के थ्रू लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि हम लोग किस प्रकार से चीजों को खराब कर रहे हैं। तो यहां पर देखो आइस शीट जो मेल्ट हो रही है टेम्परेचर के कारण, तो ये चीज यहां पर इन्होंने मैसेज देने की कोशिश करी और इस प्रकार के ह्यूमर से ये ऐसा मैसेज देते हैं पब्लिक के बीच में। तो इन्होंने ये वाला मैप जो है वो तैयार किया। इस प्रकार का मुंबई मैप हम लोग को देखने को मिल रहा है, मुंबई की डायवर्सिटी से रिलेटेड मैप है, और पहला ऐसा अटेम्प्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि एम्पावर करेगा मुंबई सिटीजन्स को, क्योंकि मुंबई सिटीजन्स जाने कि उनके सिटीज में
क्या क्या बायोडाइवर्सिटी है और कौन से वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, अर्बन ग्रीन स्पेसेस हैं, यानी कि फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है, और पता लगे उनको कि कौन सी स्पीसीज हैं मुंबई के अंदर, और 90 से ज्यादा ये स्पीसीज यहाँ पर स्पॉट की गई है मुंबई में। और इसके थ्रू मुंबईकर्स के भी अंदर एक ऐसी भावना है कि हाँ यार हम लोग को इन स्पीसीज को बचाना है, क्योंकि आज की डेट में हम लोगों ने जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है उसके कारण काफी लॉस हो रहा है और लगातार ये स्पीसीज जो है वो लुप्त होने की कगार में जाती जा रही हैं, राइट। तो इनको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है और हम लोग को सस्टेनेबल तरीके से इस एनवायरमेंट को जो है वो रखना है, राइट। अगर हम लोग ग्रोथ भी कर रहे हैं तो सस्टेनेबल तरीके से करें, कोई डेवलपमेंट हो रहा है सस्टेनेबल तरीके से हो, राइट। तो इस पर इन्होंने बेसिकली फोकस करते हुए ये चीज यहां पर तैयार करी, बनाई। तो ये था बस सिंपली बस इतनी इंफॉर्मेशन बस आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, मुंबई मैप से रिलेटेड, कि मुंबई मैप ये बायोडाइवर्सिटी का हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक जरूर हिट कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम चेक कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है, राइट। एंड अभी कहीं जाना नहीं है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। पहला होमवर्क पेपर 3 से रिलेटेड है, पेरिस एग्रीमेंट है, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर देखने को मिल रहा है। दूसरा टॉपिक पेपर 2 से रिलेटेड है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये दो टॉपिक से रिलेटेड आपको पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक के आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मंथली पेड कोर्स में को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली पेड पैकेज जो है पीडीएफ का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एनरोल हो सकते हैं। उसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है और इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। सबसे पहली चीज तो आपको रेडी टू रीड मटेरियल मिलेगा। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि आपको स्मार्टली इस एग्जाम की तैयारी करनी है। आप जानते हो कि गाइस रेगुलरली करंट अफेयर्स जो है वो बढ़ते ही जाते हैं, राइट, क्योंकि हर एक दिन कुछ ना कुछ नई चीज आती रहती है। और अगर आप इतने सारे करंट अफेयर्स के अगर हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आपका जो टाइम नोट्स बनाने में आप गवा रहे हो उसकी जगह आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर अपने जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप हैंड रिटन नोट्स बनाने की जगह आप यहां पर पीडीएफ एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको रेडी टू रीड पीडीएफ मिलती है। और दूसरी वजह आपको ये पैकेज क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए उसकी, वो ये है कि यहां पर मैं आपको 3 तरीके से अलग अलग आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं। कैसे प्रोवाइड कराता हूं, एक तो आपको रेगुलरली पीडीएफ मिलती है लेक्चर्स की। आप देखिए, आप अभी लेक्चर देख रहे हो, मेरा फोकस होता है कि मेरे स्टूडेंट जो एनरोल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान दें कंसेप्ट को समझने में, और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनने में। कहीं पेन और पेपर लेके लिखने में वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ कंसेप्ट को समझें और सुने ध्यान से, राइट। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ वीडियो में होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी तैयारी करो, ऑप्शनल की तैयारी करो, आंसर राइटिंग करो, जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ो। उसके बाद रात में सोने से पहले सिर्फ जो आपके पास जो पीडीएफ आएगी उसको आप रिवाइज कर लो। तो आपका क्या हुआ, पहला रिवीजन हुआ, डेली रिवीजन। इसके बाद में संडे को आपको जो पूरे हफ्ते लास्ट वीक जितने भी करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कराता हूं उसका एक सिंगल कंपाइलेशन देता हूं मैं आपको, पीडीएफ, एक सिंगल पीडीएफ, वो आपको पढ़ना है। ये आपका हुआ दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं मंथ के एंड में प्रोवाइड कराता हूं, ये आपका होता है मंथली रिवीजन। और एक टॉपिक को अगर आपने 3 बार पढ़ लिया तो ये मान के चलना टॉप 10,000 की रैंक पे आप आ जाओगे यूपीएससी एग्जाम के अंदर। और यही चाहिए आपको मेंस में बैठने के लिए, और आपको मेंस में बैठने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है स्टूडेंट्स के बीच में, वो रिवाइज नहीं कर पाते। बट मैं आपको इस प्रकार से, अगर आप एनरोल करते हो तो आपको खुद ब खुद पुशअप मिलता है, बार बार आपके लिए ये रिमाइंडर होता है कि हाँ आपको रिवाइज करना है। संडे के दिन आपको कंपाइलेशन मिलता है, मतलब वो आपके लिए रिमाइंडर होता है कि आपको रिवाइज करना है। मंथ के एंड में आपको कंपाइलेशन मिलता है मंथली, वो आपका रिमाइंडर होता है आपको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से अगर आपने एक टॉपिक को सिर्फ 3 बार पढ़ लिया तो मान के चलना कि आपका वो टॉपिक माइंड में आपके बैठ जाएगा, उस टॉपिक को आप भूल नहीं पाओगे। इसके अलावा आपको इतना ही नहीं मिलता है, प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी दी जाती है मंथ के एंड में। आप उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हो, हैंडआउट्स आपके हाथ में रहते हैं फिर वो, राइट, आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हो। और इतना भी नहीं, आपको अब से कॉम्प्लीमेंट्री मंथली एमसीक्यू बैंक भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें मिनिमम 150 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स जो एनरोल कर रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, मेरे द्वारा बताई गई पूरी इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन करंट अफेयर का गलत नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं करंट अफेयर्स का कितना ह्यूज वेटेज होता है, और करंट अफेयर से ही लिंक्ड जनरल स्टडीज के टॉपिक्स आते हैं जो कि मैं आपके प्रोवाइड कराता ही हूं, पढ़ाता भी हूं, साथ ही साथ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी लेक्चर्स के दौरान। और क्योंकि आप जो मेरे लेक्चर्स हैं इसको आप ये नहीं बोल सकते ये करंट अफेयर्स के लेक्चर है, ये फुल फ्लेज सिविल सर्विसेज की तैयारी वाले लेक्चर है। और ये बात तो मैं गारंटी देता ही हूं कि अगर आप रेगुलरली मेरे द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं तो प्रीलिम्स तो आपका डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा, और इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो करोगे और मेंस में उपयोग करोगे तो मेंस में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट।
तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस मिलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। और इसकी जो फीस है वो मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। और सब पूरी डिटेल्स फीस आपको कहां पर भरनी है तो पूरी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, A to Z आप पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पर भी अवेलेबल है और कमेंट बॉक्स पे आप देखेंगे तो पिंड मैसेज पर भी अवेलेबल है। और आप जनवरी से लेकर जुलाई तक की पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट मात्र 300 रुपीज है। 7 महीने की टोटल की जो कॉस्ट है वो सिर्फ टोटल आपको 300 रुपीज पे करना है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक है, वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी 7 महीने के करंट अफेयर से रिलेटेड। एंड टेलीग्राम पर भी सेम नाम से एक चैनल है, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके आप मुझे ऐड भी कर सकते हैं अपने फेसबुक में। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।